नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब बच्चों। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है रोकड़ पुस्तक। रोकड़ पुस्तक व्यापारी की पुस्तकों में बनाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, क्योंकि व्यापारी सबसे अधिक लेन देन जो करता है वो नगद करता है, और नगद व्यवहारों को लिखने के लिए जो पुस्तक बनाई जाती है उसे ही हम रोकड़ पुस्तक कहते हैं। तो रोकड़ पुस्तक जो है वह कैसे बनाई जाती है, रोकड़ पुस्तक के क्या प्रकार है, और रोकड़ पुस्तक में जो विपरीत प्रविष्टि का सिद्धांत है वह कैसे किया जाता है, आज हम समझने वाले हैं। क्योंकि विपरीत प्रविष्टियों में अक्सर विद्यार्थियों को परेशानी होती है, और आज के बाद आपको विपरीत प्रविष्टियां करने में कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रोकड़ पुस्तक किसे कहते हैं। तो सिंपल है, इसके नाम से स्पष्ट है कि रोकड़ी व्यवहारों का लेखा करने के लिए जो पुस्तक बनाई जाती है उसे हम रोकड़ पुस्तक कहते हैं। अर्थात नगद प्राप्तियों और नगद भुगतानों का लेखा करने के लिए जो लेखा पुस्तक बनाई जाती है उसे हम रोकड़ पुस्तक कहते हैं। इसे हम नगद बही या रोकड़ बही भी कह सकते हैं। यह सहायक बही के साथ साथ प्रधान पुस्तक भी है, क्योंकि रोकड़ बही बनाने के बाद ना तो आपको रोकड़ खाता बनाने की आवश्यकता है, ना ही बैंक खाता बनाने की आवश्यकता है। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं रोकड़ पुस्तक के प्रकार या रोकड़ बही के प्रकार। तो बच्चों, व्यापारी की सुविधा की दृष्टि से रोकड़ बही जो है वह 3 प्रकार की होती है, क्योंकि जिसकी जरूरत है जितनी होगी जिस व्यापारी की, वह उसी रोकड़ बही को बनाएगा। तो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? साधारण रोकड़ बही, द्विस्तंभी रोकड़ बही और त्रिस्तंभी रोकड़ बही। नाम से पता चल रहा है कि स्तंभ का यहाँ पर महत्व है। अर्थात यदि किसी रोकड़ बही में सिर्फ राशि के कॉलम का या राशि का एक ही कॉलम बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? साधारण रोकड़ बही कहते हैं। और यदि किसी व्यापारी के द्वारा राशि के लिए 2 कॉलम बनाए जाते हैं तो उसे हम द्विस्तंभी रोकड़ बही कहते हैं। और यदि किसी व्यापारी के द्वारा राशि के 3 कॉलम बनाए जाते हैं तो उसे हम त्रिस्तंभी रोकड़ बही कहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 3-3 स्तंभ क्यों? तो समझ लेते हैं। नगद जो व्यवहार होते हैं वो 2 प्रकार से हो सकते हैं। या तो हम जो हमारी नगद है कैश के रूप में, जो है जो हमारी व्यापारी की तिजोरी है उससे जो पैसा है वो नगद जाएगा, या यह व्यापारी सुरक्षा की दृष्टि से इस पैसे को बैंक में जमा कर देते हैं। तो लेन देन बैंक के थ्रू हो सकते हैं। तो बैंक के द्वारा लेन देन होते हैं वो भी नगद व्यवहार माने जाते हैं। अर्थात कुछ पैसा व्यापारी का कार्यालय में हो सकता है और कुछ पैसा बैंक में हो सकता है। तो कार्यालय में जो पैसा है उसके लिए कैश का कॉलम बनाया जाएगा, रोकड़ का कॉलम बनाया जाएगा, और जो पैसा बैंक में है उसके लिए एक अलग कॉलम बनाया जाएगा जो बैंक कॉलम कहलाएगा। और जब ये नगद व्यवहारों किए जाते हैं तो इससे रिलेटेड एक मद और होती है बट्टे की। अर्थात कुछ सौदों के साथ नगद बट्टा दिया जाता है और कुछ सौदों में नगद बट्टा प्राप्त होता है। अर्थात जो देनदार होते हैं जब हमको नगद भुगतान करते हैं तो हम उनको बट्टा देते हैं, बट्टा अलाउ करते हैं। और इसी प्रकार से जो लेनदार होते हैं जब उनको हम नगद भुगतान करते हैं तो वो हमें कुछ छूट या डिस्काउंट देते हैं, बट्टा देते हैं। ठीक है, तो वह हमारे लिए एक इनकम की तरह होती है। तो बच्चों, ये सुविधा की दृष्टि से मान लिया जाता है कि क्यों ना जो बट्टे के व्यवहार हैं उनको हम यहीं पर जो लेखे कर रहे हैं, रोकड़ बही बना रहे हैं, उसमें ही एक कॉलम बना के कर लिया जाए। अर्थात जब रोकड़ के अलावा बट्टा और बैंक का कॉलम और जोड़ लिया जाता है, अर्थात 3 कॉलम बन जाते हैं। कौन कौन से 3 कॉलम? रोकड़ का कॉलम, बैंक का कॉलम और बट्टे का कॉलम। तो यदि 3 कॉलम बनाए जाते हैं त्रिस्तंभी रोकड़ बही, और इन तीनों में से अगर कोई 2 कॉलम बनाए जाते हैं, अर्थात क्या क्या था? रोकड़ था, बैंक था और बट्टा था। इन तीनों में से कोई 2, अर्थात या तो बैंक रोकड़ या बैंक बट्टा या रोकड़ बट्टा, तो है द्विस्तंभी रोकड़ बही। और साधारण रोकड़ बही स्पष्ट है कि इसमें ना बैंक होगा ना ही बट्टे का कॉलम होगा, तो ये कहलाएगी साधारण रोकड़ बही। ठीक है, एक और बही होती है खुदरा रोकड़ बही। खुदरा रोकड़ बही कोई अलग से प्रकार नहीं है। कई बार कुछ व्यापारों में जो खुदरा व्यय है बहुत अधिक मात्रा में होते हैं या बार बार होते हैं, तो एक अलग से रोकड़ बही बना दी जाती है और कुछ कैश एक रोकड़िए को दे दिया जाता है, उसी में से वह फुटकर खर्च करता रहता है। तो उसके लिए एक अलग बही बनाई जाती है जिससे कि हमारी जो मेन बही है रोकड़ की, जिसमें मेन नकदी लेन देन होते हैं, वो प्रभावित ना हो और वो बहुत बड़ी ना हो जाए। तो खुदरा रोकड़ बही भी बनाई जाती है।
तो जो द्विस्तंभी रोकड़ बही है वह कितने प्रकार की हो सकती है? 3 प्रकार की हो सकती है। रोकड़ तथा कटौती खाने वाली रोकड़ बही, ठीक है, बैंक और कटौती खाने वाली रोकड़ बही, और रोकड़ व बैंक खाने वाली रोकड़ बही। इस प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि साधारण रोकड़ बही हम कैसे बनाते हैं। तो साधारण रोकड़ बही में कुल मिला के 10 कॉलम होते हैं, 5 डेबिट पक्ष में और 5 क्रेडिट पक्ष में, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। बच्चों आप देख पा रहे हैं कि डेबिट अर्थात प्राप्तियों पक्ष में 5 कॉलम है। कौन कौन से हैं? डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, इसे कैश वाउचर नंबर भी कह सकते हैं, LF नंबर और अमाउंट। अमाउंट का यहाँ पर एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम होने के कारण इसे हम साधारण रोकड़ बही कह रहे हैं। और यही 5 कॉलम किस पक्ष में है? क्रेडिट पक्ष में अर्थात भुगतान पक्ष में है। तो एक सवाल के माध्यम से हम देख लेते हैं कि साधारण रोकड़ बही कैसे बनाई जाती है। तो सवाल इस प्रकार से है कि निम्नलिखित विवरण से बांकीलाल की एक खाने वाली रोकड़ बही अर्थात साधारण रोकड़ बही में लेखा करिए। ठीक है, तो आपको एक खाने वाली रोकड़ बही बनानी है। कुछ व्यवहार दिए गए हैं, तो अब हम बना लेते हैं एक खाने वाली रोकड़ बही अर्थात साधारण रोकड़ बही। तो कैश बुक बना लेते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया है कि इसमें कितने कॉलम होते हैं? कुल 10 कॉलम होते हैं, 5 डेबिट पक्ष में और 5 क्रेडिट पक्ष में। डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF नंबर, अमाउंट, और यही 5 कॉलम फिर कहाँ होंगे? क्रेडिट पक्ष में होंगे। अब हम इसमें लेखा कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा वर्ष है? वर्ष 2020 है, तो डेट वाले कॉलम में लिख दिया हमने 2020 जनवरी 1। क्या लिखा है? रोकड़ हाथ में। ठीक है, रोकड़ है, हाथ में है, अर्थात यह डेबिट शेष होगा। तो सबसे पहले हम रोकड़ हाथ में है जो है कैश बुक के डेबिट में लिख देंगे। क्या लिख देंगे? टू बैलेंस BD, और राशि वाले कॉलम में लिख देंगे 172 रुपए। बहुत ही आसान है। पहले से रोकड़ हाथ में है, वो प्राप्ति की तरह होगी, तो प्राप्ति पक्ष में लिख दिया हमने, कितना लिख दिया? 172। क्या लिख दिया? टू बैलेंस BD 172 रुपए। इसके बाद क्या हुआ है? जनवरी 2 को भोलाराम से प्राप्ति हुई है, तो प्राप्ति को प्राप्ति पक्ष में लिखेंगे अर्थात डेबिट पक्ष में लिखेंगे जनवरी 2 टू भोलाराम। और कितने प्राप्त हुए हैं? 2500 रुपए। बहुत ही आसान है। प्राप्ति हुई है तो प्राप्ति पक्ष में लिख दो, भुगतान है तो भुगतान पक्ष में लिख दो। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है? सिर्फ पढ़ना है, देखना है कि प्राप्ति है कि भुगतान है। फिर क्या लिखा है? जनवरी 3 विनोद को दिया, दिया मतलब भुगतान, क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे 2020 जनवरी 3 बाय विनोद। कितना दिया है? 1500 लिख दिया मैंने। कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ लिख देना है। फिर क्या हुआ है? नगद बिक्री हुई है। जब आप नगद बिक्री करोगे तो नगद राशि प्राप्त होगी, प्राप्ति को प्राप्ति पक्ष में लिख देते हैं, तो लिख देते हैं जनवरी 7 टू सेल्स अकाउंट, कितने की? 1200 की, लिख दिया हमने। फिर आगे क्या हुआ है? जनवरी 11 को नगद खरीदा है तो भुगतान किया होगा, तो भुगतान पक्ष में लिख देते हैं। ठीक है, बाय परचेसेस अकाउंट, कितना? 1720 रुपए। फिर संकर से ब्याज प्राप्त हुआ। अब यहां पर आपको सोचना है कि संकर से प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ है? लेकिन ब्याज, तो यहां पर ब्याज प्राप्त हुआ है तो ब्याज लिखा जाएगा कि ना कि संकर से, क्योंकि ये आगमगत मद है और इसमें संबंधित आय या व्यय का नाम लिखा जाता है। किस व्यक्ति से प्राप्त हो रहा है या किस व्यक्ति को भुगतान किया जा रहा है यह नहीं लिखा जाता। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की प्रविष्टियां आती हैं जहां पर अक्सर विद्यार्थी गलती करके आते हैं। क्या लिखा जाएगा? प्राप्ति तो हुई है लेकिन किससे हुई है? ब्याज की प्राप्त हुई है, यहां पर संकर का नाम नहीं लिखा जाएगा। तो 12 जनवरी लिख देंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट और 250 रुपए। फिर क्या हुआ है? दान दिया है तो भुगतान में लिख देंगे बाय चैरिटी अकाउंट, लिख दिया 200 रुपए। फिर नगद बिक्री हुई है तो प्राप्ति होगी, तो प्राप्ति पक्ष में लिख दिया टू सेल्स अकाउंट और 2000 रुपए। और वेतन दिया है तो भुगतान होगा 31 जनवरी को बाय सैलरीज अकाउंट, 700 रुपए लिख दिए। अब हम दोनों पक्षों का योग कर देंगे, और योग किया तो देखा तो इसमें डेबिट पक्ष का योग अधिक आ रहा है, तो लिख दिया कितना? 6122। और यही योग हमारा क्रेडिट का आना चाहिए, लेकिन आ नहीं रहा। जितनी अंतर की राशि होगी उसे लिख देंगे हम बाय बैलेंस CD। और कैसे निकालेंगे? इस डेबिट के योग में से इस क्रेडिट का योग घटा देंगे, क्योंकि क्रेडिट का योग कम है। तो कितना आ जाता है? 2002 रुपए। इस प्रकार से कैश बुक बनाई जाती है। बहुत ही आसान है। प्राप्ति है तो प्राप्ति पक्ष में लिख दिया, भुगतान है तो भुगतान पक्ष में लिख दिया। बहुत ही सरल है, इससे सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो बच्चों अब हम आगे पढ़ते हैं कि जो द्विस्तंभी रोकड़ बही और त्रिस्तंभी रोकड़ बही का प्रारूप कैसा होता है। तो ये द्विस्तंभी रोकड़ बही है, यह कौन सा है?
बैंक व रोकड़ खाने वाली रोकड़ बही है। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक का कॉलम है और कैश का कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, अभी कितने कॉलम थे, 10 कॉलम थे, तो अब कितने हो जाएंगे, 12, क्योंकि एक डेबिट में बढ़ गया और एक क्रेडिट में बढ़ गया, मतलब 6 हो गए यहाँ पर डेबिट साइड में अर्थात भुगतान प्राप्ति पक्ष में, और 6 हो गए भुगतान अर्थात क्रेडिट पक्ष में। कौन कौन से, डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ नंबर, और कैश का तो पहले से था, एक कॉलम और बढ़ गया बैंक का। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, यहाँ पर 2 स्तंभ है राशि के लिए, कौन कौन से 2 स्तंभ है, कैश का और बैंक का, तो इसे कहा जाएगा द्विस्तंभी रोकड़ बही। और द्विस्तंभी रोकड़ बही और किस प्रकार से हो सकती है, बैंक व बट्टा खाने वाली, अर्थात यहाँ पर क्या है, कैश की जगह क्या आ गया, यहाँ पर डिस्काउंट का कॉलम हो गया। ठीक है, तो मतलब डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ नंबर, डिस्काउंट और बैंक, और यही 6 कॉलम भुगतान पक्ष में है, डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ नंबर, डिस्काउंट और बैंक। तो इस प्रकार से हम द्विस्तंभी रोकड़ बही का दूसरा प्रकार। और तीसरा प्रकार क्या हो सकता है कि रोकड़ और बट्टा खाने वाली, यहाँ पर क्या हो गया, डिस्काउंट का कॉलम हो गया और कैश का कॉलम हो गया। ठीक है, तो ये हो गई द्विस्तंभी रोकड़ बही, कौन से खाने वाली, जिसमें रोकड़ का खाना है एक और एक बट्टे अर्थात डिस्काउंट का खाना है। ठीक है, अब त्रिस्तंभी रोकड़ बही जिसमें तीनों रोकड़ के तीनों कॉलम हो, कौन कौन से, डिस्काउंट का भी, कैश का भी और बैंक का भी। तो यहाँ पर कितने कॉलम हो जाएंगे, कुल 14 कॉलम हो जाएंगे, 7 प्राप्ति पक्ष में और 7 भुगतान पक्ष में। ठीक है, कौन कौन से, डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ नंबर, डिस्काउंट, कैश और बैंक। डिस्काउंट, कैश, बैंक, ये 3 अमाउंट के कॉलम है और यही 3 कॉलम भुगतान पक्ष में भी है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाता है, प्राप्ति पक्ष में कुल 7 कॉलम और यही 7 कॉलम प्राप्ति पक्ष में और भुगतान पक्ष, दोनों साइड 7-7 कॉलम हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम एक सवाल के माध्यम से त्रिस्तंभी रोकड़ बही बना के देखते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पूर्व ये समझ लेते हैं कि यदि ऐसा कोई व्यवहार है जो कैश और बैंक रिलेटेड है, ठीक है, तो उसकी उभय प्रविष्टि की जाती है, विपरीत प्रविष्टि की जाती है। कैसे की जाती है यह हम समझ लेते हैं। होता यह है कि कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिससे कैश भी प्रभावित होती है और बैंक भी प्रभावित होता है। अर्थात क्या होता है, या तो कैश को प्राप्ति होती है और बैंक द्वारा भुगतान किया जाता है। कैसे, जैसे हमने बैंक में राशि जमा की, अगर राशि हमने बैंक में जमा की है तो बैंक को राशि प्राप्त हो रही है और हमारे कार्यालय की कैश कम हो रही है, अर्थात दोहरा प्रभाव है, अर्थात प्राप्ति भी हो रही है और भुगतान भी हो रहा है। वास्तव में हो क्या रहा है कि आपका पैसा एक जेब से निकलकर दूसरे जेब में जा रहा है। ठीक है, अर्थात कैश से निकल के बैंक में जा रहा है और या बैंक से निकल के कैश में आ रहा है। यदि ऐसे व्यवहार हैं तो उनकी विपरीत प्रविष्टि, प्रति प्रविष्टि या उभय प्रविष्टि की जाती है। कब कब की जाती है यह समझ लेते हैं। पहला, बैंक में रुपया या कुछ दिन पुराना चेक जमा करने पर। अर्थात होता यह है कि यदि हमारे पास कार्यालय में कैश पड़ी है, यदि हम उसको बैंक में जमा करते हैं तो बैंक को क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है और हमारे कार्यालय का पैसा कम हो जाता है अर्थात भुगतान हो जाता है। अर्थात दोहरा लेखा होगा। कैसा दोहरा लेखा होगा, एक बार प्राप्ति पक्ष में बैंक वाले कॉलम में राशि आएगी और भुगतान पक्ष में कैश वाले कॉलम में राशि आएगी। इसी प्रकार से क्या होता है, जब बैंक से रुपया कार्यालय के लिए निकाला जाता है तब क्या होता है कि बैंक से राशि निकल जाती है अर्थात भुगतान हो जाता है और इस कैश में राशि प्राप्त हो जाती है तो प्राप्ति पक्ष में लिख दिया जाता है। अर्थात भुगतान पक्ष में भी लिखा जाता है और प्राप्ति पक्ष में भी लिखा जाता है। इसी प्रकार से कुछ दिन पुराना चेक जो होता है यदि वह कैश के रूप में लिखा जाता है, आप सभी जानते हैं कि जब हमको चेक प्राप्त होता है तो उस चेक को कैश की तरह माना जाता है और उस चेक को यदि हम बैंक में जमा करते हैं तो उसकी भी उभय प्रविष्टि या प्रति प्रविष्टि या विपरीत प्रविष्टि की जाती है या इसे कॉन्ट्रा एंट्री भी कहते हैं। और तीसरी कंडीशन क्या है, जब पहले की गई प्रविष्टि के प्रभाव को समाप्त करना है। अर्थात जो पहले हमने जो प्रविष्टियां की हैं अगर उसमें विपरीत प्रविष्टि का प्रभाव है और उस प्रभाव को समाप्त करना है तो उसके लिए भी हमको विपरीत प्रविष्टि करनी होगी। ठीक है बच्चों, तो एक उदाहरण के द्वारा हम समझ लेते हैं कि उभय प्रविष्टि या विपरीत प्रविष्टि या कॉन्ट्रा एंट्री या प्रति प्रविष्टियां किन्हें कहते हैं और इनको कैसे किया जाता है। तो एक सवाल है कि निम्नलिखित लेन देनों में से 3 खाने वाली रोकड़ बही बनाइए। आपको ये कुछ व्यवहार दिए गए हैं, इन व्यवहारों के आधार पर आपको क्या करना है, 3 खाने वाली रोकड़ बही बनानी है। 3 खाने कौन कौन से होंगे,
डिस्काउंट का होगा, रोकड़ का होगा और बैंक का होगा। तो बनाते हैं बच्चों। ठीक है, सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जनवरी 1 को नगद का प्रारंभिक शेष है, बैंक अधिविकर्ष है, 7 जनवरी को अशोक से चेक मिला है, ऐसे बहुत सारे लेन देन लिखे गए हैं। हम जरूरत के हिसाब से एक एक व्यवहार को पढ़ेंगे और उसका लेखा करेंगे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक का प्रारूप। जो त्रिस्तंभी रोकड़ बही है उसका प्रारूप कैसा होता है? इसमें कुल 14 कॉलम होते हैं। कौन कौन से 14 कॉलम होते हैं? डेबिट पक्ष में 7 कॉलम होते हैं, डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ नंबर, डिस्काउंट, कैश और बैंक, यहां तक। ठीक है, ये 7 कॉलम फिर से लिखे हमने, डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ नंबर, डिस्काउंट, कैश और बैंक। इस प्रकार से 7 और 7 14 कॉलम ट्रिपल कॉलम कैश बुक में होते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि सवाल में क्या लिखा था आपका? नगद शेष लिखा गया था और बैंक अधिविकर्ष लिखा था। नगद शेष का अर्थ है कि ये डेबिट शेष है और बैंक अधिविकर्ष का अर्थ है कि हमने बैंक में जमा राशि से अधिक राशि का आहरण कर लिया है, तो इसका क्रेडिट शेष होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं, अर्थात नगद का प्रारंभिक शेष प्राप्ति पक्ष में अर्थात डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा और बैंक अधिविकर्ष को क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। तो लिख लेते हैं, सबसे पहले डेट लिख लेते हैं। ठीक है, जनवरी 1 क्या लिखा जाएगा? डेबिट में नगद शेष लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी और राशि लिख दी जाएगी कैश वाले कॉलम में 1600 रुपए। बैंक वाले कॉलम में राशि क्यों नहीं लिखी है? क्योंकि बैंक का शेष तो है ही नहीं। बैंक का शेष कौन सा है? क्रेडिट शेष है। तो अब हम लिख लेते हैं क्रेडिट पक्ष में बाय बैलेंस बीडी और बैंक वाले कॉलम में राशि लिख देंगे कितनी? 1000 रुपए। तो इस प्रकार से बच्चों हमने क्या कर लिया है? प्रारंभिक शेष का लेखा कर लिया है। प्रारंभिक शेष 1600 था, डेबिट शेष था, बैंक अधिविकर्ष का अर्थ ही होता है कि क्रेडिट शेष है, बैंक में जमा राशि से अधिक का आहरण कर लिया है, तो इसको हमने कहाँ लिख दिया? क्रेडिट में लिख दिया। अब पढ़ते हैं जनवरी 7 को क्या हुआ? अशोक से चेक मिला है। ठीक है, 4950 का, उसको छूट दी है कितने की? 50 रुपए की। अब चेक मिला, ठीक है, तो स्वाभाविक है कि हमको चेक प्राप्त होता है तो उसे हम बैंक में जमा कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इसे बैंक में भी जमा करके लिखेंगे। ठीक है, अर्थात ये चेक जो मिला है वो हमने सीधा बैंक में जमा कर दिया है। तो लेखा करते हैं इसका हम। प्राप्ति पक्ष में लेखा होगा क्योंकि चेक मिल रहा है। जनवरी 7 क्या लिखेंगे? टू अशोक और राशि जो है वो समझ लीजिएगा आप बच्चों, ये क्या हुआ है? छूट दी है। तो छूट देने का अर्थ है कि हमने 50 रुपए की छूट दे दी, अर्थात हमने अलाउ कर दिया कि आप 50 रुपए नहीं दो, तो उसने 50 रुपए कम दिए। तो ये 50 रुपए हमने अलाउ किए हैं कि भाई मत दो, लेकिन ये हानि की तरह है। स्वाभाविक है कि आपको अगर 5000 से लेने थे, उससे कहा कि 50 रुपए मत दो, तो उसने 4950 दे दिए, तो 50 रुपए की क्या हो गई? हानि। और हानि को डेबिट में लिखते हैं। तो यहाँ पर डिस्काउंट वाले कॉलम में हम 50 रुपए लिख देंगे। ठीक है, और जो हमको चेक मिला है वो सीधा हमने कहा जमा कर दिया है? बैंक में जमा कर दिया है। तो राशि हम बैंक वाले कॉलम में लिख देंगे 4950 रुपए। अब बच्चों अगली प्रविष्टि पढ़ते हैं हम। अगली प्रविष्टि है कि जनवरी 9 को बैंक में नगद जमा किए। अब हमने बैंक में जमा कर दिए कितने? 1000 रुपए। अब बैंक में जब हम जमा कर रहे हैं तो बैंक को तो प्राप्ति हो रही है और कार्यालय से पैसा निकल के जा रहा है, अर्थात प्राप्ति भी हो रही है, बैंक को तो प्राप्ति हो रही है क्योंकि हमारी तरफ से बैंक खाता है ना, हमारे पैसा बैंक में जमा हो रहा है, तो बैंक को प्राप्ति हो रही है और हमारे कैश में से राशि निकल के जा रही, मतलब भुगतान हो रहा है, अर्थात प्राप्ति भी हो रही है और भुगतान भी हो रहा है। तो बच्चों हमने अभी बताया था कि ऐसी प्रविष्टि की स्थिति में क्या करनी पड़ती है? हमको विपरीत प्रविष्टि कॉन्ट्राएंट्री करनी होती है। अर्थात तो बच्चों क्या हो रहा है? यहाँ पर बैंक में रुपया जमा किया है तो बैंक को प्राप्ति हो रही है और कार्यालय से पैसा निकल के जा रहा है, अर्थात कैश कम हो जाएगी। ठीक है, कैश कम हो जाएगी और बैंक में पैसा प्राप्त हो जाएगा। तो बैंक वाले कॉलम में प्राप्ति पक्ष में राशि लिखनी है और भुगतान में कैश में से राशि निकल के जाएगी। तो बच्चों इसका लेखा कर लेते हैं हम। क्या लिखेंगे? बैंक को प्राप्ति हो रही है तो प्राप्ति पक्ष में लिखेंगे हम जनवरी 9 टू कैश अकाउंट, क्योंकि पैसा कहां से आ रहा है? कैश से निकल के आ रहा है, तो जहां से आ रहा है उस सोर्स का नाम लिखा जाता है टू कैश। और राशि कहां प्राप्त हो रही है? बैंक वाले कॉलम में, तो राशि हम
सीधा बैंक वाले कॉलम में लिख देते हैं 1000 रुपये। ठीक है, राशि बैंक को प्राप्त हो रही, क्योंकि राशि बैंक में जमा की है तो सिंपल ही है कि आप राशि कहाँ लिखेंगे, बैंक वाले कॉलम में। और जब आप राशि बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे तो पैसा बैंक तो यहाँ लिखोगे नहीं आप, स्वाभाविक बैंक से बैंक लिखने का क्या आशा है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, टू कैश, क्योंकि पैसा कहाँ से आ रहा है, कैश के थ्रू आ रहा है, तो टू कैश अकाउंट। और इसकी विपरीत प्रविष्टि कहाँ की जाएगी, भुगतान पक्ष में, क्योंकि कैश से राशि कम हो रही है। ये बैंक में 1000 आया, कहां से आया है, कैश से ही आया ना, तो यहां पर कैश भी है, तो कैश से राशि निकल के जा रही है, तो लिख लेते हैं भुगतान पक्ष में बाय बैंक। और जा कहां रही है, बैंक में जा रही है, तो और राशि लिख देंगे कैश वाले कॉलम में। और इसकी क्या हुई है, कॉन्ट्रा एंट्री हुई है, तो LF नंबर वाले कॉलम में क्या लिख दिया हमने, C लिख दिया। C लिखने का क्या अर्थ है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री हुई है, विपरीत प्रविष्टि हुई है, प्रति प्रविष्टि हुई है। ऐसा लिखने से क्या फायदा है हमको, क्योंकि हम जानते हैं कि अब जब विपरीत प्रविष्टि जब हो गई है, दोनों पक्षों में लेखा हो गया है, तो ऐसी प्रविष्टियों की खतौनी करने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं दोहरा लेखा हो गया, दोनों पक्षों में हो गया, दोनों खातों में लेखा हो गया, तो अब आप इसका खतौनी कहाँ करोगे, कैश में, कैश अकाउंट बनना नहीं है ना बैंक अकाउंट बनना है, तो खतौनी करने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। तो अब हमको ना तो कैश अकाउंट बनाना है ना ही बैंक अकाउंट बनाना है, तो इसकी कोई खतौनी नहीं होगी। तो हमने याददाश्त के लिए लिख दिया कि C इसकी कॉन्ट्रा एंट्री हुई है। तो बच्चों अब हम अगली प्रविष्टि पढ़ लेते हैं। अगली प्रविष्टि क्या है, योगेंद्र ने नगद दिया, योगेंद्र ने नगद दिया मतलब हमको मिला, तो मिला मतलब हम कहाँ लिखेंगे इसको, प्राप्ति पक्ष में लिख लेते हैं। प्राप्ति पक्ष में टू योगेंद्र, और राशि कितनी प्राप्त हुई है, 100 रुपए, तो कैश वाले कॉलम में 100 लिख दिए। ठीक है, अगली प्रविष्टि क्या है बच्चों, अगली प्रविष्टि है निजी व्यय के लिए बैंक से निकाले। देखिए यहां पर बैंक से निकाले, लेकिन किसके लिए निकाले हैं, निजी व्यय के लिए। कितने निकाले हैं, 100 रुपए। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जनवरी 15 बाय ड्राइंग अकाउंट, और राशि लिख दी जाएगी बैंक वाले कॉलम में। ठीक है, इसके बाद अगली प्रविष्टि पढ़ लेते हैं। फिर है ऋण के मिले, कितने मिले हैं, 3000 मिले हैं, तो प्राप्ति पक्ष में लेखा हो जाएगा, लिख देते हैं प्राप्ति पक्ष में टू लोन अकाउंट, और राशि कैश वाले कॉलम में लिख दी जाएगी, क्योंकि कैश मिले हैं। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, और इसमें से 2000 रुपये बैंक में जमा की, राशि बैंक में जमा की है, कहाँ से, कैश से निकाल के, अर्थात यहाँ बैंक में राशि जमा होगी और कैश से कम हो जाएगी, एक तरफ वृद्धि एक तरफ कमी, पैसा हमारा ही है। ठीक है, तो एक जेब से निकल के दूसरा पैसा दूसरे जेब में जा रहा है, तो क्या होगी, इसकी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। तो प्राप्ति किसको हो रही है, बैंक में जमा की है, तो बैंक वाले कॉलम में प्राप्ति साइड लिखेंगे और भुगतान साइड लिख देंगे कैश वाले कॉलम में। तो लिख देते हैं, सबसे पहले हम लिख देते हैं प्राप्ति पक्ष में टू कैश अकाउंट, और राशि बैंक वाले कॉलम में। ठीक है, और इसकी कॉन्ट्रा एंट्री कहाँ हो जाएगी, क्रेडिट पक्ष में हो जाएगी बाय बैंक अकाउंट, राशि कैश वाले कॉलम में। ठीक है, तो क्या निकल के आता है कि जब हम लिखते हैं टू कैश अकाउंट तो राशि जाती है बैंक वाले कॉलम में, और हम लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट तो राशि जाती है कैश वाले कॉलम में। ठीक है, और इसकी हुई है कॉन्ट्रा एंट्री, दोनों तरफ हमने लिख दिया C। सभी प्रविष्टियां कर ली हैं, अब हम दोनों पक्षों का योग लगा लेते हैं। तो योग लगाएंगे, आप देख पा रहे हैं कि जो डेबिट पक्ष के योग हैं वो अधिक हैं, तो हम डेबिट पक्ष का योग लगा लेते हैं पहले। ठीक है, डिस्काउंट का 50 रुपये है, कैश का 4700 रुपये है, और बैंक का है 7950 रुपये। अब हम लगा लेते हैं क्रेडिट पक्ष का योग। ठीक है, तो पहले हम डिस्काउंट का योग बराबर करेंगे, तो डिस्काउंट का योग बराबर करने की आवश्यकता नहीं होती, ना कोई शेष निकाला जाता है ना कुछ किया जाता है, सिर्फ जितना योग आता है उतना ही लिख दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट अलग से लिखा जाता है। ठीक है, ये तो हम सिर्फ डिस्काउंट को यहाँ दर्शाते हैं। ठीक है, तो हमने बना दिया यहाँ पर डिस्काउंट का योग लगा दिया, जो कितना आ गया, नील आ गया, क्योंकि क्रेडिट पक्ष में कोई डिस्काउंट की राशि नहीं है। अब हम लगा लेते हैं कैश वाले कॉलम का योग। कैश वाले कॉलम का योग कितना हो रहा है, 3000, जबकि यहाँ कितना है, 4700। तो अंतर की राशि बाय बैलेंस CD लिख दी जाएगी। तो अभी हम 4700 योग कर देते हैं, अंतर की राशि हम बाद में ज्ञात कर लेंगे। और इसी प्रकार से हमने बैंक का योग, जो यहाँ पर कम है लेकिन बराबर करना है, तो अंतर की राशि हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो अंतर की राशि कितनी निकल के आती है, वो लिखी जाएगी यहाँ पर बाय बैलेंस CD। ठीक है, और यहाँ पर
डिस्काउंट का कोई शेष निकलेगा नहीं। कैश का कितना निकलेगा, 4,700 में से ये 3,000 घट जाएंगे तो 1,700 रुपये, 1,700 रुपये। इसी प्रकार से 7,950 में से 1,100 घटा देंगे तो आ जाएंगे 6,850 रुपये। इस प्रकार से हमने त्रिस्तंभी रोकड़ बही में कैश का और बैंक का शेष निकाल लिया है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से त्रिस्तंभी रोकड़ बही बनाई जाती है। वीडियो काफी लंबा हो चुका है, अब हम खुदरा रोकड़ बही एक अलग वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे पेटी कैश बुक अर्थात खुदरा रोकड़ बही बनाई जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आप इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।